नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। भारत के 15वें प्रधानमंत्री ने पूरी निष्ठा से अपने देश की सेवा करने की शपथ ली। पूरे भारत में जश्न शुरू हो गया। इससे कुछ ही दिन पहले भारत के निर्वाचन आयोग के शीर्ष अधिकारियों ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनाव के नतीजों के दस्तावेज पर दस्तखत किए थे। इन अधिकारियों ने 83 करोड़ से ज्यादा भारतीय मतदाताओं के लिए अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करना मुमकिन बनाया। मतदाताओं की ये संख्या पूरे यूरोप, दक्षिण और मध्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है। 4 महीनों तक 9 चरणों में होने वाला ये भारत के इतिहास का सबसे लंबा चुनाव था। निर्वाचन आयोग ने बड़ी तादाद में काम करने वालों को जुटाकर उन्हें प्रशिक्षित किया और उन लोगों ने हर कठिनाई का सामना करते हुए इसे कर दिखाया। ये चुनाव अधिकारी देश के सुदूर कोनों तक पहुंच गए। इन्होंने तमाम जोखिमों का सामना करते हुए तमाम बाधाओं का भी सामना किया। लोकतंत्र में पैसे की ताकत से निष्पक्षता पर आंच आ सकती है। दुनिया के बाकी देश हैरानी से देखते रहे। चुनाव कैसे कराने चाहिए और जमीन पर लोकतंत्र को कैसे काम करना चाहिए, इसके बारे में भारत दुनिया को काफी कुछ सिखा सकता है। लेकिन भारत ने दुनिया का ये सबसे बड़ा चुनाव संपन्न कैसे किया? नई दिल्ली। चुनाव के 6 महीने पहले भारत के चुनावी लोकतंत्र के सत्ता केंद्र के पास ही एक ऐसा संगठन है जो दिन रात काम कर रहा है। भारत के निर्वाचन आयोग के देश भर में मौजूद सभी दफ्तरों में तेजी से काम चल रहा है। इस बार कुछ अतिरिक्त मतदान केंद्रों की मांग है। इनकी समय सीमा में फेरबदल बिल्कुल मुमकिन नहीं है। हमारे देश भारत के संविधान में समय पर चुनाव करने की जिम्मेदारी और भूमिका एक स्वायत्त अथवा ऑटोनोमस संस्था को सौंपी गई है, भारत का निर्वाचन आयोग। भारत का कानून कहता है कि कोई भी सरकार 5 साल की अपनी अधिकतम सीमा से एक दिन भी ज्यादा वक्त नहीं रहनी चाहिए। कानून और लोकतंत्र के बुनियादी नियमों के अनुसार मौजूदा लोकसभा के खत्म होने से पहले ही नई लोकसभा का गठन हो जाना चाहिए। मानव इतिहास में इंसान के हाथों होने वाले सबसे बड़े आयोजन के लिए भारत के निर्वाचन आयोग के पास सिर्फ 6 महीने का समय था। बंदोबस्त के लिहाज से ये एक बुरा सपना है। निर्वाचन आयोग को 30 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा बड़े इलाके में फैले 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव करवाना है। ये लगभग 130 करोड़ लोगों का देश है जो 22 ऑफिशियल भाषाओं और 1600 से ज्यादा बोलियों का इस्तेमाल करते हैं। इस बात से यहाँ मामला और जटिल हो जाता है कि यहाँ हर तरह का जबरदस्त मौसम है। बर्फीली ठंड, झुलसा देने वाली गर्मी और तेज बारिश। और इतनी सारी चुनौतियों के साथ एक बड़ी समस्या ये भी है कि भारत के लगभग 1/4 लोग अब भी अनपढ़ हैं। हर इलाके की अपनी अलग चुनौती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग जगह और वोट देने के हक के लिए जद्दोजहद करते हैं। भारत के आजाद होने के बाद से अब तक दिल्ली दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में से एक बन गया है। लद्दाख ऊंचे पहाड़ी दर्रों वाला ये इलाका ज्यादा बड़ा है और यहाँ जगह के लिए कोई धक्का मुक्की नहीं है। यहाँ 85,000 वर्ग किलोमीटर में महज 2,70,000 लोग ही रहते हैं। साल में ज्यादातर समय तक लद्दाख तक पहुंचना मुश्किल बना रहता है। इस चुनाव में कई मुश्किल इलाकों में जनादेश लेना है। पवित्र नगर वाराणसी तक पहुंचना बहुत आसान है। ये भारत में सबसे घनी आबादी वाले राज्य के बीचों बीच है। यहाँ लोकसभा की सीट के लिए एक अहम मुकाबला हो रहा है।
इसलिए इस चुनाव में मीडिया इस बात पर पूरा ध्यान दे रही है। यहाँ जबरदस्त मुकाबला होने की उम्मीद है और निर्वाचन आयोग को तैयार रहना चाहिए। दक्षिण भारत के शहर चेन्नई में लोगों की भावनाएं और चुनाव पर होने वाला खर्च दोनों अपने चरम पर होंगे। दक्षिण भारत के उम्मीदवार अपने चुनाव अभियान पर सबसे ज्यादा खर्च करते हैं। निर्वाचन आयोग को इन जायज और नाजायज खर्चों पर नजर रखनी होगी। इलेक्शन कमीशन का हेडक्वार्टर्स। निर्वाचन आयोग में काम करने वालों के लिए अभी बुनियादी तैयारी शुरू हो गई है। इन्हें बहुत कम समय में भी चुनाव कराने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसकी शुरुआत बिल्कुल बुनियादी चीज यानी भारत के 120 करोड़ लोगों में से मतदाताओं की पहचान करने से होती है। इसका एक ही तरीका है कि मतदाताओं से आमने सामने मुलाकात की जाए। वाराणसी में ये चुनाव अधिकारी घर घर जा रहे हैं। घनी आबादी वाले शहरों में दूसरी जगह से भी आकर लोग बसते रहते हैं, जिससे जनसंख्या लगातार बदलती रहती है। मतदाताओं की सूची को लगातार ठीक करते रहना पड़ता है। जो जनवरी 2014 से 18 साल के हो गए, आप उनका फॉर्म भरवा लीजिए। लद्दाख में प्रवास का बिल्कुल अलग अर्थ है। यहाँ की आबादी का कुछ हिस्सा अब भी खानाबदोश चरवाहों वाली जिंदगी जीता है और ये लोग मौसम के हिसाब से काफी बड़े इलाके में आते जाते रहते हैं। इसी वजह से चुनाव अधिकारियों के लिए मतदाताओं से मिलने का इंतजाम करना वाकई बहुत मुश्किल है। यहाँ न तो सकरी गलियां हैं, न ही घर घर जाकर पूछताछ करने की जरूरत है। यहाँ मतदाताओं से मिलने के लिए कुछ बहुत कठिन इलाकों से होकर सुदूर जगहों तक जाना पड़ता है। इस तरह के सफर में काफी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ये चुनाव अधिकारी दुनिया में गाड़ियों के चलने लायक सबसे ऊंची सड़क से होकर गुजर रहे हैं। कई घंटों की कठिन ड्राइविंग के बाद ये भारत की सीमा पर पहुंच गए हैं। इनका मुकाम है चीन की सीमा के पास पेंगोंग झील के किनारे स्थित एक सुदूर गांव। इनका मिशन है लोकतंत्र को भारत के सुदूर सरहदी इलाके तक पहुंचाना। खानाबदोश लोग एक खास मौसम में इन जगहों पर रहते हैं और इंटरनेट की पहुंच से दूर की इन जगहों पर बूथ स्तर के चुनाव अधिकारी की भूमिका बहुत अहम है। इतने वर्षों में ये अधिकारी इन स्थानीय लोगों, इनके प्रवास करने के तरीके और इनके निजी विवरण से काफी अच्छी तरह वाकिफ हो गए हैं। इनकी तस्वीरों और जानकारियों की पुष्टि करके इन्हें नियमित रूप से ठीक किया जाता है। ये बहुत बारीकी से किया जाने वाला एक कठिन काम है। गांव वाले मतदाता पहचान पत्र का महत्व जानते हैं। अब ये भी भारत को एक सफल लोकतंत्र बनाने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। देश के हर कोने से जानकारियां आ रही हैं और निर्वाचन आयोग के सर्वर में मतदाताओं का डेटाबेस तैयार हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों से भारत में मतदान करने के लिए योग्य लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले आम चुनाव के समय से इस संख्या में 10 करोड़ से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है और अब मतदाताओं की कुल संख्या 83 करोड़ 40 लाख तक पहुंच गई है। इनमें से करीब 15 करोड़ लोग पहली बार मतदान करने वाले हैं। तो सवाल ये है कि इतने लोगों से मतदान कैसे कराया जाता है? आज निर्वाचन आयोग सिर्फ मतदान कराने वाले और अंपायर की ही भूमिका नहीं निभाता, बल्कि मतदाताओं को प्रेरित करने के अभियान की अगुवाई भी करता है। लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करना एक बड़ी समस्या है। हमें युवाओं की उदासीनता का सामना करना था। कुछ जगहों पर महिलाएं मतदान करने को अपना सहज काम नहीं मानती, लेकिन हमने इन सब समस्याओं पर काम किया। हमने लोगों के बीच संचार, सांस्कृतिक प्रतिनिधियों, युवा वॉलंटियर, बुनियादी स्तर पर काम करने वाले लोगों और समुदायों के टीम लीडरों के जरिए ये काम किया। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने भारत के कुछ सबसे लोकप्रिय लोगों की भी मदद ली। हालांकि चुनाव बहुत गंभीर काम है, लेकिन थोड़े हंसी मजाक से इसमें बहुत मदद मिलती है।
लड़कियों का तो बेचारियों का और भी खर्चा होता है वोट वाले दिन, क्योंकि वो मैनिक्योर करवा के जाती हैं बकायदा, तो फोटो खिंचवा के फेसबुक पे भी डालनी होती है ना, वो वोट फॉर इंडिया। मुंबई और नई दिल्ली जैसे महानगरों में युवा शहरी मतदाता पारंपरिक रूप से इसके लिए ज्यादा उत्साहित नहीं रहते। निर्वाचन आयोग के नए प्रतीक चिन्ह मिस्टर वोटू उनके इस रवैये को बदलने का पक्का इरादा रखते हैं। छोटे शहरों में भी ये अभियान इतने ही जोर शोर से चल रहा है। यहाँ अलग तरीका अपनाया जा रहा है। वाराणसी में नुक्कड़ नाटक करने वाला एक समूह अपने आगमन की घोषणा कर रहा है। ये शहर के पुराने इलाके में बुनकरों की बस्ती में जा रहे हैं। ये इन मोहल्लों का ध्यान आकर्षित करने के लिए नाटक या तमाशा करते हैं। इन बुनकरों में कुछ युवा भी हैं, जिनके लिए ये वोट डालने का पहला अनुभव होगा। फिलहाल ये अपना कामकाज भुला बैठे हैं। ये भी चुनाव की सरगर्मी में शामिल हो गए हैं। मुझे लगता है कि अब वो रफ्तार बन गई है जिसे रोका नहीं जा सकता। मुझे उम्मीद है कि आने वाले चुनावों में ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालने आएंगे। हम अपने अभियान को तब तक जारी रखेंगे जब तक हमें पूरा यकीन न हो जाए कि हर योग्य मतदाता हमारी मत सूचियों में शामिल है, और ऐसे सभी लोगों को स्वेच्छा से वोट करने के लिए आना चाहिए। पूरे भारत में भाषाएं भले ही अलग हों, लेकिन संदेश एक ही है। बूथ स्तर के अधिकारी लद्दाख की शर्मीली महिलाओं से बात कर रहे हैं। पूर्वोत्तर के कॉयर ग्रुप अपने गीतों के जरिए मतदान के महत्व को बता रहे हैं। विंटेज कार और मोटरसाइकिल रैली, नृत्य और संगीत के कलाकार, जाने माने लोग, नुक्कड़ नाटक के कलाकार और प्रतीक चिन्ह, ये सभी भारतीय मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक अभियान शुरू हो रहा है। जय हिंद। भारत के आम चुनाव से पहले की तैयारी बहुत बड़े पैमाने पर काम करने वाले लोगों के इंतजाम से शुरू होती है। भारत के निर्वाचन आयोग के अधिकारी घर घर जाकर 83 करोड़ 40 लाख मतदाताओं की पहचान करते हैं और फिर उन्हें मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये मानव इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक अभियान है। भारत में चुनाव की शुरुआत एक बड़े प्रयोग के रूप में उस वक्त हुई थी जब भारत ने लोकतंत्र बनने का फैसला किया था। जब भारत आजाद हुआ था तो कई लोगों का मानना था कि ये देश लोकतंत्र के दबावों को नहीं झेल पाएगा और बिखर जाएगा। लेकिन जनवरी 1950 में लागू हुए भारत के संविधान की रचना करने वालों ने एक कमाल की आदर्श व्यवस्था चुनी थी, समान वयस्क मताधिकार। इसका अर्थ था कि भारत में हर वयस्क को लिंग, जाति और सामाजिक पृष्ठभूमि के भेदभाव के बिना मतदान का अधिकार होगा। ये बहुत बड़ा फैसला था। उस समय अमेरिका में अश्वेतों को वोट देने का अधिकार नहीं था और यूरोप के कुछ देशों में महिलाओं को भी मताधिकार प्राप्त नहीं था। भारत एक संघीय लोकतंत्र है। इसका अर्थ है कि यहाँ राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर सरकारें होती हैं। राज्यों के चुनाव में मतदाता राज्य सरकार बनाने के लिए विधानसभा में अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। राष्ट्रीय या केंद्र सरकार संसद में बनती है। संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। भारत जनसंख्या के आधार पर अलग अलग चुनाव क्षेत्रों में बटा हुआ है। आम चुनाव में मतदाता हर लोकसभा चुनाव क्षेत्र से लोकसभा के लिए एक प्रतिनिधि को चुनते हैं। सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाला राजनीतिक दल या गठबंधन केंद्र सरकार का गठन करता है। प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं। सभी चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा ही कराए जाते हैं। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा का पहला चुनाव अक्टूबर 1951 में कराया था। उस समय 80% से ज्यादा भारतीय अनपढ़ थे। इसका एक सीधा सादा समाधान था। निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों के लिए तस्वीरों वाले चुनाव चिन्ह बनाए ताकि अनपढ़ लोग भी आसानी से पहचान सकें कि वो किसे वोट देना चाहते हैं। ये तस्वीरें भारत की रोजमर्रा की जिंदगी